नजर आ गया। सो दिस इज मेटल कार्बोनाइल और इसके बारे में हम इसे जनरली देखते हैं। 1888 में फर्स्ट वोलाटाइल कार्बोनाइल कंपाउंड डिस्कवर हुआ था, दैट इज टेट्रा कार्बोनाइल निकल। ठीक है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये बना कैसे था? इट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन निकल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एट द एंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप इसे हीट करें तो इट कैन डिकम्पोज, और डिकम्पोज होने से ये निकल आपको वापस दे देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मिल जाती है। फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन इस कॉम्प्लेक्स की जो है वो इज द बेसिस फॉर एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ निकल इन मॉन्स प्रोसेस। एंड इससे आप क्या करते हैं? रिफाइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन में इसको आप यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि निकल को प्योर किया जाए, रिफाइन किया जाए और उसकी एक्सट्रैक्शन की जाए, तो आप ना इम्प्योर जहाँ निकल दूसरी मेटल्स के साथ मिक्स होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रीटमेंट देंगे तो निकल कार्बोनाइल बनेगा, और जो कॉम्प्लेक्स को सेपरेट करके इसकी को डिकम्पोज करेंगे तो आपको निकल वापस मिल जाएगी। ये बेसिकली प्रोसेस है। एक और एग्जांपल मेटल कार्बोनाइल की है पेंटा कार्बोनाइल आयरन। इट इज आल्सो प्रीहिस्टोरिक और इट इज आइडेंटिफाइड बाय मिस्टर मॉन्ड इन 1891। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट एक्ट एज अ पोटेंशियल पाई एसिड लिगेंड। अगर हम सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो it acts as a potential pi acid ligand, and stability of metal carbonyl complex depends on किस चीज पर डिपेंड कर रही है? फिजिबिलिटी ऑफ ए मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग, कि एक मेटल लिगेंड के साथ कितनी पाई बॉन्डिंग बना रही है। जितनी ज्यादा बनाएगी उतना इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ऑन दिस बेसिस हम ये कहते हैं कि मेटल कार्बोनाइल्स mainly involve the transition metal which allow the pi-back bonding। ठीक है, so pi-back bonding का इसमें कॉन्सेप्ट है। So in fact हम ये भी कहते हैं कि जो metal centers हैं जिनके ऊपर low positive है, zero oxidation state है या even negative formal oxidation states हैं, are the best candidates for metal carbonyl complexes। मेटल सेंटर्स जिनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स होंगे और लेट मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर सीरीज, एक्चुअली दे डू नॉट फॉर्म अ स्टेबल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। वजह क्या है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसफेवर। ठीक है, सो ये जो लिगेंड बैक पाई बॉन्डिंग है उसको जो भी मेटल सपोर्ट नहीं करेगी, ये कॉम्प्लेक्सेस उस मेटल के स्टेबल नहीं बनेंगे। अब जैसे हमारे पास ना इसकी एग्जाम्पल हम कुछ देखना शुरू करते हैं। आप जरा देखो कि हमारे पास है H3PCO, इसको कहते हैं बोरेन कार्बोनाइल। ठीक है, बोरेन कार्बोनाइल जो है it is the only example of carbonyl formed by main group elements। सिर्फ बोरॉन ही ऐसा है जो ऐसे कंपाउंड बनाता है और ये वाहिद एग्जाम्पल है, अदरवाइज नहीं होती, इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। और इसकी जो स्टेबिलिटी है इस कॉम्प्लेक्स की या इस कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड किस पर कर रही है? हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना पे। अब हाइपर कॉन्जुगेशन आप सबको पता होना चाहिए, होगा भी सही आपको पता। सो बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन ये फिनोमेना ये स्टेबल है। वजह ये है कि ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ डोनेट हो जाता है एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड हम ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है और ये H जो है ना ये वाला ये पॉजिटिव स्टेट में यहाँ पड़ा हुआ है। सो हम ये कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है फॉर दिस एडक्ट, ये हमें कैसे पता चला कि ये यहाँ पे बन रहा है? वो 2165 पर सेंटीमीटर पे इसका सिग्नल आता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड कंपेयर टू दैट ऑफ फ्री कार्बोनाइल। अगर फ्री कार्बोनाइल हो तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी पर यानी सिग्नल जो आता है वो 2145 पे आता है और जब ये एडक्ट बनाता है ऐसा हो तो उस केस में उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। So which indicates that hyperconjugation is not very much important in the said adduct, but it is stable by using this phenomena. अब हम आते हैं type of metal carbonyls. There are different type of metal carbonides and they have different properties. ठीक है, so हम सबसे पहले जो बात करते हैं ना
कार्बोनाइल जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक को हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल, दे आर आल्सो कॉल्ड एज कार्बोनाइल क्लस्टर्स। कार्बोनाइल क्लस्टर्स जो होते हैं इनमें जो एक से लेकर 4 मेटल्स हो सकती हैं, ठीक है, एक से लेकर 4 मेटल्स हो सकती हैं। सो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल एंड मल्टी न्यूक्लियर कार्बोनाइल्स जो है ना वो इनकी एग्जांपल्स हैं। तो मोनोन्यूक्लियर का मतलब उसमें एक मेटल होगी, बायन्यूक्लियर का मतलब 2 मेटल होंगी, ठीक है, ट्राइन्यूक्लियर 3, टेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है। सो मेटल सेंटर्स जो हैं वो लो न्यूक्लिसिटी, ठीक है, न्यूक्लियरिटी ऑफ कार्बोनाइल क्लस्टर्स जो हैं उनसे लेकर हाई न्यूक्लियरिटी पर हम उनको बात करते हैं। लो न्यूक्लियरिटी का मतलब है कि अप टू 4 मेटल एटम तक अगर इसमें मौजूद हो, इस क्लस्टर में मौजूद हो, तो उसको हम लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर्स कहते हैं, और अगर 5 या उससे ज्यादा हैं तो हाई न्यूक्लियरिटी क्रिस्टल्स कहते हैं, ठीक है। सो इसकी ना हम एग्जांपल नीचे देख रहे हैं, जैसे ये मोनो न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्रिस्टल में अगर आप देखें तो इनमें एक मेटल है, बायन्यूक्लियर में 2 मेटल्स हैं, वो दोनों एक जैसी हैं, ट्राइन्यूक्लियर में 3 हैं, टेट्रान्यूक्लियर में 4 हैं, पेंटा में 5, 6 एंड पॉली मीन्स मैनी, मोर देन दैट, ठीक है। ये पॉली मीन्स दीज आर मैनी। इसी तरह कार्बोनाइल हाइड्राइड्स में ऐसा है कि मेटल हाइड्राइड्स के साथ कार्बोनाइल लगा हुआ होगा, तो दीज आर बेसिकली दी टाइप्स ऑफ दिस वन। अच्छा, अब हम ना इसके थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। हम कहते हैं फॉर्मूला प्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोनाइल हाइड्राइड्स, ठीक है। ये हाइड्राइड्स जो हैं कार्बोनाइल हाइड्राइड्स, उनका फॉर्मूला कैसे होता है। अब हम हाइड्राइड्स का मतलब ये है कि कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स में हाइड्रोजन मौजूद होगी, ठीक है। सो हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स may show up प्रोटॉनिक कैरेक्टर। ये H लूज कर सकता है, इट इज प्रोटॉनिक, ठीक है, क्योंकि ये H लूज कर सकता है क्योंकि इसके पास H है। सो इसका जो हाइड्रोनिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ द सिस्टम, कि वो H कहाँ लूज करेगा उसके सिस्टम पे डिपेंड करेगा। और ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस यहाँ अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, लुक एट दिस, दीज आर the carbonyl complexes, these are bases, and this is conjugate acids, these are the complexes। जब ये H take up कर रहा है, ये जब H take up करता है तो ये conjugate acids है, ठीक है। तो इनको हम कह रहे हैं कार्बोनाइल हाइड्राइड्स। अगर आप H इस केस में कंसीडर कर रहे हैं H नेगेटिव, तो इसका मतलब ये है कि it has 2 electrons and it's a 2 electron donor system। तो फिर हम इसे कैसे शो करेंगे, ठीक है, वो हम ऐसे शो करेंगे कि ये सफेयर के अंदर होगा, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ लिगेंड H नेगेटिव। और अगर ये H पॉजिटिव की स्टेट में हो तो फिर ये सफेयर के बाहर होगा, जैसे ये यहाँ है, आप देख रहे हो, ठीक है। इस केस में ये एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। अब यहाँ ये हमारे पास है। हाउ कन्वेंशनली हम हमारे पास जो जनरली जो बुक्स हैं उनमें हम कैसे देखते हैं, उनको हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। होना ये चाहिए कि सबसे पहले मेटल करते हैं, फिर लेकिन प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको हम H को पहले लिख देते हैं, ठीक है। सो कार्बोनाइल हाइड्राइड्स जो हैं, जो भी एग्जांपल है, दिस सेटिस्फाइड द EA एंड रूल, वी ऑल नो दैट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है। और forming of binary carbonyls and metal like platinum, palladium, gold, they do not form the binary carbonyls, जैसे ये हमारे पास हैं। इसी तरह हेट्रो पॉलीन्यूक्लियर मिक्स्ड मेटल हाइड्राइड्स की बात करें तो हमारे पास ये देखें आप, ये डिफरेंट मेटल्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो हेट्रो पॉलीन्यूक्लियर या मिक्स मेटल कार्बोनाइल्स बना रहे हैं। तो इट मींस इसकी बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है जी। तो ये इसकी कुछ ना कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसकी जो टाइप्स हैं उनको हमने यहाँ डिस्कस किया है और उनके फॉर्मूलाज को देखा है, ठीक है। अब हम ये भी बात नेक्स्ट उसमें करेंगे कि आइसो स्ट्रक्चरल या आइसो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोनाइल और कार्बोनिलेट एनाइंस क्या होते हैं, ठीक।
और सिर्फ इनका हम जनरल डिस्क्रिप्शन है, और फिर हम कुछ जो है स्ट्रक्चर्स देखना शुरू करेंगे इन कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस की. सो एंड देन we will find out some application of these compounds. ठीक है, तो for this